लाइफ को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, खुद से भी, दुनिया से भी। लेकिन अगर लाइफ को आसान बनाना है तो सिर्फ उसे समझना पड़ता है और कुछ नहीं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और होली को लगभग एक हफ्ता रह गया है और प्रिपरेशन शुरू हो गई हैं। लेकिन कई लोग पूछ रहे थे कि दीदी होली की प्रिपरेशन जॉब के साथ कैसे करें, कुछ आइडिया दे दो। तो देखो, आइडिया की ऐसी बात है कि होली अगर पड़ती है बच्चों के फाइनल टर्म्स के इधर उधर तो होली में मज़ा आता है, अच्छे से प्रिपरेशन करने का मन भी करता है। लेकिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं और आज संडे की ये शूट है, मंडे से उनका पेपर है, तो उनका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। तो लगातार सुबह से उनको भी पढ़ने के लिए फोर्स करती जा रही हूँ और होली का भी थोड़ा सा दिमाग में है। और संडे स्पेशल जो मेरी ऊपर की स्टोरी की सफाई रहती है और लॉन्ड्री रहती है, तो लॉन्ड्री मैंने वेडनेसडे में कर ली थी और ऊपर की सफाई मैंने कल शाम सैटरडे में आके कर दी। अब मुझे आज का टारगेट था कि होली के लिए जो गुजिया पापड़ वगैरह बनेंगे वो बनते रहेंगे, एक एक दो दो दिन पहले ही बनाएंगे। लेकिन ये है कि जो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती डेली की सफाई में वो मैं करूँगी। तो आज मुझे नीचे सफाई में टाइम देना था। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के पीछे जो आपको लाइट दिख रही है, ये हमारी फॉल सीलिंग में से लाइट निकली है। वो ख़राब हो गई थी, बीच बीच में से जलती नहीं थी, लेकिन काफ़ी हिस्सा इसका जल रहा है। तो वो हमने इस तरीके से सोफ़े के पीछे जो है दिवाली पे मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी। तो ये वही लाइट आपको दिख रही है। एग्जैक्टली मैं जला के इसकी सेटिंग देखना चाह रही थी कि कहाँ पर लाइट है और कहाँ नहीं है। तो जहाँ नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा डबल कर दिया ताकि चारों तरफ लाइट हो जाए। और ये जो सोफ़े पे मैं कपड़ा बिछा रही हूँ, ये जहाँ पे सोफ़े के कपड़े मिलते हैं कवर चढ़ाने वाले, वहाँ पर मिला था और शायद 60 रुपये मीटर, मुझे ध्यान आ रहा है। और मैं जो हूँ सोफ़े की जो मेरी ओरिजिनल शेड है बिल्कुल उसी शेड का कपड़ा लाई हूँ। और ये मैंने 2 पीसेस काट के इसमें बिछाए हुए हैं, ना ट्रिम किए हैं ना कुछ किए हैं, ऐसे कैसे बिछे हुए हैं। तो जो सोफ़े का ओरिजिनल लुक है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ कलर के हिसाब से, और कुशन जो है वो साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। तो ये मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है इसके ऊपर। अब यहाँ सोफ़े वाला एरिया साफ़ हो गया, झाड़ू मैंने गद्दा वगैरह हटा के यहाँ पे भी सब लगा दी थी। अब मैं शुरू कर रही हूँ पोछा लगाना। तो बाहर लॉन में डस्टिंग हो चुकी है और चबूतरे पे पानी डल चुका है रैंप पर, तो यहाँ गीली सफाई शुरू हो गई है। और आज के जो टास्क है मैं आपको बताऊं तो मेरी नंद आने वाली है। अगर मैं भी उसको लेने के लिए जाती इन केस तो शेड्यूलिंग कुछ और तरीके से करती, लेकिन मैंने जाना नहीं मतलब प्लान किया। और यहाँ पर यह है आज का मेरा टारगेट है कि जितने भी हिस्से जो डेली सफाई में नहीं हो पाते क्लीन, उनको मैं हटा के, तो यहाँ सोफ़ा हटा के सफाई हो गई, झाड़ू पोछा लग गया उसके नीचे, ये गद्दा खिसका दिया। अब जब तक पोछा सूखेगा ये ऐसे ही रहेगा। और तीसरी चीज़ जो है वो बेडरूम में बेड के नीचे डेली में सफाई नहीं हो पाती, तो वहाँ मैंने ये मैट वगैरह अच्छे से झाड़ के पहले झाड़ू से सारा सूखा कूड़ा निकाल दिया था। और उसके बाद अब ये मॉप के डंडे से ये है कि अंदर तक पोछा लग जाएगा। ये करने के बाद तो ये हिस्से जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। तो एक हफ़्ता है त्यौहार का, तो थोड़ी सी त्यौहार वाली फीलिंग भी आ जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो नीचे से पलंग कितना चकाचक हो गया ना, एकदम साफ़ सुथरा। तो ये एक काम बड़ा निपट गया, क्योंकि अगर मैं ऊपर की आज सफाई करती तो नीचे इतना टाइम मैं नहीं दे पाती। यहाँ पर बेड साफ़ हो गया। अब मुझे जो है प्लानिंग है कि जस्टिफाई वाले के लिए, जो मेरा फैशन वाला चैनल है ब्यूटी वाला, थोड़े से मुझे कपड़े जो मैंने मंगाए हैं वो मुझे पहन के दिखाने थे, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग तैयार होना है। तो मेरा इरादा ये है कि नीचे की सफाई और लंच वगैरह निपट जाएगा तो उसके बाद मैं तैयार होंगी। संडे में ब्रेकफास्ट मेरे हस्बैंड बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया था आमलेट, और लंच के लिए मैंने बनाई थी मिक्स दाल। तो अब मैं रोटी बस सेक रही हूँ। तो यहाँ पर लंच करने के बाद बर्तन वगैरह मैंने नहीं धोए, क्योंकि 1:15 का कट लगभग टाइम हो गया था और लगातार बच्चों को भी पढ़ाने की वजह से इनसे बोलती जा रही थी, सुन रहे थे मेरे हस्बैंड इनसे स्पेलिंग्स वगैरह जो भी थी, तो बहुत आज हेल्प हो गई। तो मैं यहाँ पर अब बैठ गई अपने नेल्स ट्रिम करने। तो ये मैं संडे को एक बार देख लेती हूँ वीक में, कुछ टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं तो सीख कर लेती हूँ, या ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो काट देती हूँ।
तो इनकी शेप बना के मैंने लगा लिया एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का कोट, और देखो कितने नीट एंड टाइडी और सुंदर लग रहे हैं अब हाथ, है ना। तो ये होता है थोड़ा सा अगर आप हाथों की केयर कर लो। उसके बाद मैं सो गई, मुझे मतलब शूट करने का मन ही नहीं हुआ, इतनी मेरे को लग रहा था कि मतलब एनर्जी डाउन। मैं सो गई और जब उठी ना 1-1.5 घंटे बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय दी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि लगभग 5:15 बज गए थे कि अब क्या ही शूट करूँगी, कैसे क्या होगा, कल क्या जाएगा वीडियो में। और अगले दिन बच्चों का पेपर था। अच्छी बात है कि वो तैयार हो गए, तो मैं अपसेट होके बैठ गई अपनी जीने की कला किताब लेकर कि इससे ही मुझे राह मिलेगी। देखो जादू इसका, मैंने भगवान का नाम लेके ये पेज खोला और ये जस्ट एकदम पेज खुला 128 नंबर। अब इसकी कहानी देखो। आपने शायद उस दुनिया का किस्सा सुना होगा जो एक जहाज़ रुई देखकर इस चिंता से बीमार हो गया कि इतनी रुई कौन धुनेगा, और रोग का कारण जान जाने पर एक चतुर हकीम के यह कहने पर कि जहाज़ के किनारे पहुंचते ही सारी रुई हाथों हाथ बिक गई, वह तत्काल निरोग हो गया। यानी कि काम को देख के वो दुनिया जो है वो चिंता में पड़ा हुआ था, केवल काम ख़त्म हो गया, ये खबर सुनते ही वो ठीक हो गया। मुझे पहला स्टैंजा पढ़ते ही समझ में आया कि कुछ भी नहीं है जो थकान या डाउन मुझे फ़ील हो रहा है, इट्स ओनली दैट थिंग कि मैंने जो है आज दिन जितना मेरे पास था उससे ज़्यादा मैंने काम अपने माइंड में सोच लिया था और वो पॉसिबल हो नहीं पाया, तो आई वॉज जस्ट अपसेट। इसके बाद मैंने फिर इस जो भी पेज खुलता है ना, मैं उसके दोनों पेज पढ़ती हूँ, या तो मुझे फर्स्ट स्टैंजे में ही मेरा जवाब मिल जाता है, नहीं तो दोनों पेजों को पढ़ते पढ़ते मैं क्लियर हो जाती हूँ कि हाँ एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। आगे पढ़ने पे दिखा किसी काम को समग्र रूप से देखना और उसे ऐसा कठिन और बड़ा समझना कि वो एक दिन में क्या महीनों में भी शायद ही पूरा हो, सबसे अधिक हतोत्साहित करने वाला होता है। यानी कि आपकी हिम्मत तोड़ देता है जब आप कोई काम को पूरा देखते हो एक साथ कि इतना बड़ा काम है, यहाँ से वहाँ जाना है या इतने पेज पढ़ने हैं। आगे और भी एग्जाम्पल था कि अगर कोई निबंधकार इसी चिंता में रहे कि उसे 20,000 शब्दों का एक निबंध लिखना है, तो शायद काम शुरू करने का उसे उत्साह ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो केवल यह ख्याल करे कि केवल एक पृष्ठ रोज लिखना है, तो उसका काम आसानी से होने के साथ साथ ही रुचिकर भी हो जाएगा। यानी इस किताब में ना, मतलब अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हिंदी नहीं भी बहुत अच्छी है तो भी ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम चाहे वो कितना भी बड़ा हो, एक बार देख लिया कि ठीक है बड़ा, लेकिन उसको फिर बांटना है हमें छोटे टुकड़ों में कि हाँ कितना काम हम एक दिन में करेंगे, और दिन में करने के बाद फिर उसे और घंटों में भी बांटने का इन्होंने मतलब हमें सजेशन दिया है। तो यदि वह काम को दिनों में ही नहीं घंटों और मिनटों में करने के हिसाब से हमें बांट लेना है और जितना तत्काल करना हो उतना ही कीजिए, यह सिद्धांत जादू का सा असर दिखलाएगा और साथ ही आप काम करने का आपका उत्साह भी बढ़ जाएगा। यह मनोवैज्ञानिक टेक्निक है, महात्माओं ने इसी का समर्थन करने के लिए कहा है, कल की चिंता मत करो। बस फिर क्या था, ये किताब मैंने पढ़ी, मेरा मूड ठीक हो गया और उससे भी ज़्यादा ठीक हो गया क्योंकि मेरी नंद आ गई थी, तो वो मिलने के लिए आई। 1 घंटा मैंने उससे बात की और मैं भूल गई कि मुझे आगे मतलब शूट में क्या करना है, और मैं लग गई अपने काम में और सीधे मैंने कैमरा लिया, ट्राइपॉड पे रखा एंड जस्ट स्टार्ट कर दिया शूट करना। मैंने कहा देखते हैं, क्योंकि मेरी जो दिनचर्या है, जो रोज़ की लाइफ है, वही आप लोगों को पसंद आती है, वही कंटेंट है, तो केवल एक शूट करना है और वो एडिट कैसे होगा ये मुझे देखना पड़ता है बस। तो मैंने सीधे कैमरा लगाया ट्राइपॉड पे और मैंने शूट करना शुरू कर दिया। तो आज मैं जो रात में बनाने जा रही थी वो लौकी का रायता बनेगा, और इसके साथ अभी कुछ डिसाइडेड नहीं था कि क्या बनेगा, लेकिन ये था कि लौकी का रायता तो बनना ही था, हस्बैंड की फरमाइश थी। तो यहाँ मैंने लौकी को उबालने के लिए रख दिया मतलब, और फिर इन्होंने बोला कि आलू के पराठे या पूड़ी बन सकती है तो वो बना दो, या फिर आलू टमाटर की सब्जी उबाल के और रोटी। तो मैंने आलू के पराठे, अब बच्चों से भी पूछा तो आलू के पराठे का डिसाइड हुआ। मैंने आलू धो के रख दिए उबलने के लिए, और इधर जो है वो हमारा घिया जो है वो कद्दूकस किया हुआ ये भी बॉईल हो रहा है। तो ये लगभग बॉईल हो चुका था, 1 आधी मिनट इसमें लग रहा था। अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से अब तक बर्तन नहीं धोए, काम निपटा के मैं सो गई थी। तो ये है कि अब ये वाले बर्तन एक लॉट धुल जाएंगे ना पूरे, तो रात वाले डिनर के रह जाएंगे, बस काम हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोना जो शुरू करती हूँ उसका तरीका यही है फ्रेंड्स। इतने सारे सिंक भर के आते हैं ना, कई बार कमेंट आते हैं कि मतलब बर्तनों में ही कुछ को मेरे व्यूवर्स को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और
कई रीज़न्स हो सकते हैं कि आप बर्तन वाली नहीं लगा रहे। अगर आपको खुद करने होते हैं, और ये भी आता है कि नेल्स कैसे मेंटेन करते हो, तो नेल्स का तो देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ एक अलग से वीडियो में बना दूँगी। खैर, बस काम करने का एक तरीका है, पैटर्न, हाथ की पोजीशन, उसकी वजह से मेरे नेल्स ख़राब नहीं होते। अब यहाँ पर बर्तन की बात करते हैं। तो बर्तन जब आप धो ना, तो सारे बर्तन अगर मिक्स हुए हुए हैं, ऑब्वियसली सब इसी में धो के डाल रहे हैं, तो देखो अब ये गिलास सारी एक साइड रखती जा रही हूँ मैं, प्लेट सारी एक के नीचे एक, जूठन जितनी भी है वो धो के, अच्छा इनमें अगर खाना बच गया इन केस, तो वो इसमें पलटने की बजाय आप एक अलग जगह पलटो, तो सिंक ब्लॉक नहीं होती। और सारे कैटेगरी वाइज, प्लास्टिक के अलग और स्टील के अलग, कटोरी अलग, कप अलग, इस तरीके से करो। और उसके बाद पहले छोटे बर्तन धो के इसमें रखो, फिर बड़े, तो सारे बर्तन आराम से हो जाते हैं। और अब एंड में सबसे लास्ट में जब भी आपके बर्तन धुल जाएं, तो जितनी बार भी आप बर्तन धो, 2 बार या 4 बार, उसके बाद अपनी सिंक को उसी जूने से अच्छी तरीके से धो दो। अब देखो ये सिंक ना हमारी अब 5 साल हो गए, इसमें मार्च में अब पूरे हो जाएंगे, हमारे यहाँ घर पे आए हुए हमें 5 साल। तो ये देखो बिल्कुल अभी भी नई जैसी चमकती है। यही एक रीज़न है कि जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार इसको मैं साबुन से ज़रूर धोती हूँ। अब आलू उबल गए, उनका प्रेशर भी निकल गया, तो ये मैंने एक टोकरी में निकाल लिए प्लास्टिक वाली में, और इसके बाद इनको छील लिया। अब आपको दिखाती हूँ, अगर गरम गरम आलू हो ना बहुत तेज़, और आपको उन्हें कद्दूकस करना हो, तो अक्सर जब वो छोटे से हो जाते हैं तो हाथ में बहुत तेज़ गरम लगते हैं। आप आलू लो, आधा ऐसे ही घिस लो, यहाँ तक आपका हाथ नहीं चलेगा, उसके बाद कोई भी कटोरी ले लो और उसकी मदद से प्रेस करो, तो आपका हाथ भी नहीं चलेगा, और गरम गरम आलू जो है वो आपके कद्दूकस हो जाएंगे। क्योंकि ठंडे होने के बाद वो बात नहीं आती, भरता उतना स्मूथ नहीं बनता। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो डाल दिया लाल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, 3 चीज़ें इसमें डाली हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने धो के लिया है, इसको बारीक बारीक काट के डाल दूंगी। तो ये हमारी आलू के पराठे के लिए पिट्ठी तैयार हो जाएगी। अब इसमें जो है कुछ ही दिन और हैं, गर्मियों में आलू के पराठे उतने स्वाद लगते नहीं हैं, मेन जो इनका स्वाद आता है वो सर्दियों में ही आता है, लेकिन खाए मेरे यहाँ तो 12 मास ही जाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि टिफ़िन में भी, और लेकिन डिनर में आज मतलब शायद मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो ये था कि आरोही बहुत सरप्राइज़ कि मम्मी आप टिफ़िन के लिए बना रहे हो, मैंने कहा नहीं, कह रही डिनर के लिए बना रहे हो आलू के पराठे। वो इतनी खुश हो गई। तो यहाँ पर पिट्ठी जो है वो रेडी हो गई, इसको एक साइड रखा, दही जो है वो स्मूथ करके मैंने रखा हुआ था। अब इसको फेंट लिया, इतने हमारा जो घिया हमने उबाला था उसको ले लिया छन्नी में। इसका पानी थोड़ा सा निचुड़ जाए ना, तो घिये में मतलब टेस्ट आ जाता है ज़्यादा दही का, लेकिन बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, नहीं तो सारी न्यूट्रिशन भी इसके निकल जाएगी, जो बॉईल होने के बाद वैसे भी पानी में चली गई है। अगर हमें दही पतला करना हो तो उसी पानी को हम यूज़ भी कर लें, लेकिन गाढ़ा गाढ़ा मेरे यहाँ सब खाते हैं, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया है। अब जो भुना हुआ हींग जीरा है वो मेरा ख़त्म हो रहा था, जो मसाला इसमें डलता है ना रायते में, उसमें भुना हुआ हींग जीरा डालती हूँ। तो ये मैंने तवे पे डाला जीरा, इतने थोड़ा सा गर्म होगा, इतने मैंने आटा छान लिया और नमक डाल दिया। अभी गूँथा नहीं है, लेकिन ये काम हो गए। अब नमक का डिब्बा खाली हो गया है, तो इसको मैंने रख दिया सिंक में। तो किचन की जो कैबिनेट क्लीनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो इसीलिए मुझे जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी मसाले का डिब्बा खाली होता है उसको मैं यूजुअली रात में धो के रख देती हूँ। हाथ के हाथ तो वो सारे डिब्बे जो हैं वो यूजुअल में साफ़ बने रहते हैं, कभी भी मुझे एक साथ सारे डिब्बे निकाल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अब देखो जीरा अच्छे से खूब तवा तेज़ हो गया है, ये काला काला सा होने लगेगा भुन के, तब मैंने डाल दी हींग। अब ये हींग ना थोड़ी सी अभी आपको दिख रही होगी कि टुकड़ों टुकड़ों में हो गई है, लेकिन जब इसको पीसेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो थोड़ा सा हींग का फ्लेवर ना ज़्यादा सा रहता है, वरना वो बिल्कुल जल के काली हो जाती है। तो यहाँ जब भून गया जीरा तब मैंने हींग डाली है। अब इसकी गैस कर दी बंद, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर गूँथना शुरू कर दिया आटा, क्योंकि भरवा पराठे आप जब भी बनाओ तो आपका आटा 10 मिनट के करीब या तो रेस्ट करा हुआ हो, और दूसरा अगर रेस्ट करने का टाइम नहीं है तो इस तरीके से आप पटक पटक के बनाओ। 10 बार अगर आपने पटक लिया ना गिन के, आपका आटा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपके पास 10 मिनट भी नहीं है रेस्ट देने के लिए उसे, तो 10 की जगह आप 20 बार पटक लो, तो हाथ के हाथ हो जाएगा। तो आज मैं वही कर रही हूँ। अच्छा, मैं आटे में लगी हुई थी तो मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा कुछ करवाऊँ, तो मैंने उनको लगा दिया इस पे कि भाई अगर करना चाहते हो तो ये पीस दो। तो एक न्यूज़पेपर लिया, उसे चौकी पर बिछाया, उसमें ये
जीरा जो है तवे पे से पलटा और हल्के से इसमें 2-4 हाथ मारे और ये हो गया दरदरा सा हमारा हींग जीरे का पाउडर तैयार। अब ये बिल्कुल मतलब ईजिली बन जाता है, बहुत आसान है, लेकिन इसका फ्लेवर अलग ही आता है और वो जो तेल से छोंकते हैं रायता उसका अलग आता है। तो मेरे यहाँ ये खाया जाता है। ये देखो इस तरीके का दरदरा हो गया। अब इसमें डाल दिया जो हमने रायता बनाया हुआ था। तो इन्होंने पूछा कि बाकी मसाले डल गए, मैंने कहा नहीं, तो बस वो शुरू हो गए। काला नमक डाला, लाल मिर्च डाली, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला। इस तरीके से जो है रायता स्पॉन्सर्ड कर दिया मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने ही बनाया, लगभग सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी। अब रायता बना भी आज इनकी फरमाइश पे ही था, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। अब जो बचा हुआ ये हींग जीरे का बनाया है ना हमने, ये बॉटल में भर दिया। ये बॉटल मैंने मंगाई थी मीशो से, तो 2 तो वो ऑयल डिस्पेंसर आए थे कांच के और एक ये सेट आया था 4 का। इसमें देखो इस तरीके से 2 साइड से फ्लैप खुलते हैं इसके, एक साइड होल वाला है, एक साइड साबुत। तो ये 200 कुछ रुपए का था, बढ़िया कॉम्बो था। आपको अच्छा लगे तो बताना, इसका कोड मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 कांच की बोतल है ऑयल डिस्पेंसर में और 4 ये ऐसी छोटी शीशियाँ हैं। तो मैंने ये इसमें भर के रख दिया। अब फटाफट से पटक के बनाया है तो आटा हो गया मेरा रेडी और रायता भी रेडी है। तो मैंने आलू के पराठे जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। मैंने पहले भी कई बार शेयर किया, जब भी कभी भरवा पराठा आप बनाओ ना, तो आटे की कंसिस्टेंसी आपकी अपने जो भरता बनना है ना उसकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो आपका भरता और आटा जब एक सी कंसिस्टेंसी का होता है तो आपका पराठा कभी भी नहीं फटता। बिल्कुल देखो स्मूथली कितनी फटाफट से इसकी लोई बन रही है, चिपक रही है जब हम उसको चिपका रहे हैं, और ये हाथ से जब घुमाया तो कितनी फटाफट से ये लोई बढ़ रही है। अब बेलन से भी ना आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आटे में अच्छे से मेहनत कर ली है तो आपका भरवा पराठा इतना स्मूथ बनेगा जैसे आप सिंपल रोटी बना रहे हो, बिल्कुल फटाफट, ना ज़रा सा भी बेलन में चिपकेगा, ना ज़रा सा भी चकले में चिपकेगा। अब यहाँ घी थोड़ा सा पिघल गया है तो मैंने इसको डाल दिया तवे पर और अब दिखाती हूँ आपको आटे की कंसिस्टेंसी का कमाल। ये बिल्कुल बढ़िया फूलेगा और कितना सारा देखो मैंने पिट्ठी भरी थी। खूब बड़ा पराठा खूब सारा भर के बनाओ, कुछ नहीं होने का, बिल्कुल बढ़िया बनेगा। ऐसे ही गुब्बारे की तरह आपका पराठा जो है वो फूल जाएगा अगर आपके आटे में कंसिस्टेंसी में स्मूथनेस है। तो इसकी तरीका बेस्ट वही है कि जैसे मैं पटक के मांड रही थी ना आटा, बस आप वो करो, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उस पर कई फ़नी कमेंट्स आए थे कि हम ऐसे पटक पटक के अगर आटा गूँथेंगे तो हमारे घर वाले तो हमें बाहर निकाल देंगे कि गुस्सा दिखा रही है। बड़ा मतलब दुख भी होता है ऐसे कमेंट सुन के कि यार मतलब अगर हम आटा पटक के बनाएंगे तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। हमारा कोई अधिकार ही नहीं है कि अगर हमने कुछ भी ऐसा किया कि उससे हमारा गुस्सा नज़र आ गया, चाहे हम गुस्सा नहीं भी हैं, ऐसा कुछ किया तो हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वाओ, कितनी बढ़िया स्थिति है औरतों की। क्यों है मुझे कभी समझ में नहीं आया। पैसा ठीक है हम नहीं कमाते, लेकिन कितना काम घर में करते हैं और बिना महिलाओं के क्या ही समाज होगा, क्या ही ज़िंदगी होगी। पता नहीं क्यों इतनी वैल्यू कम है और शायद हम ही भूल गए अपनी वैल्यू करवाना, इसलिए लोगों को मौका मिल जाता है हमारी वैल्यू कम करने का। तो मेरा मानना यही है, आप लोगों को भी सजेशन यही दूंगी, अपनी वैल्यू ना पहले अपनी नज़र में ही हमें बढ़ानी है, तभी हम दूसरों से करा पाएंगे। अब यहाँ पर शुरू हो गई मेरी खाना खाने के बाद नाइट वाली क्लीनिंग। बच्चों का टीवी बंद है, सिर्फ आधे घंटे के लिए मिल रहा है उन्हें, क्योंकि पेपर हैं और टीवी देखने से कहीं ना कहीं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। 8-10 दिन की बात है, एग्ज़ाम के बाद उन्हें देखने दूंगी तो इतना कहना मेरे बच्चे मान लेते हैं। तो वो आधा घंटे ही टीवी देख रहे हैं पूरे दिन में। यहाँ पर मैंने किचन बढ़िया तरीके से क्लीन कर दी। अगर आप ये 10 मिनट किचन में दे देते हो अपनी रात को, चाहे आप कितने भी बजे निपटो, तो आपके यहाँ कभी भी कॉकरोच या मच्छर मक्खी जो है वो किचन में नहीं होंगे। अब ये आखिरी ट्रिक है लगभग इस वीडियो की। जिस कपड़े से आप स्लैब साफ़ करते हो कभी उसको देखना कि वो तो नहीं गंदा हो रहा, क्योंकि यूजुअल मैंने देखा है किचन चमकी रहती है लेकिन ये कपड़ा इतना चिकट रहता है कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना गंदा सा हो जाता है। और उसको आज धोएंगे कल धोएंगे ये प्लानिंग होती रहती है। उससे बचने के लिए मैंने जहाँ पर बर्तन मांजने का साबुन रखा हुआ है वहीं पर एक रिन की बट्टी रखी हुई है, साबुन की टिकिया, और उससे मैं इसको डेली ही जब रात में किचन क्लीन करती हूँ उसके बाद इस रुमाल को मैं रात को ही धो के रख देती हूँ। इसके साथ एक कपड़ा कोई सा भी और किचन का धो देती हूँ। तो ये मेरी
नाइट की जो रूटीन है ना किचन क्लीनिंग का, उसमें शामिल है। तो आपके रसोई के कपड़े और स्लैब पोंछने का कपड़ा, ये नीट एंड क्लीन बने रहते हैं। आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक दिन पानी गर्म करो और फिर उन्हें रगड़ो एक साथ सारों को। तो आप भी करके देखना, सिंक के पास ही एक साबुन रख के देखना। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया है पोछा। यहाँ मेरा काम हो गया ख़त्म किचन क्लीनिंग का। अब मैं करूँगी एडिटिंग। घर हो गया साफ़, किचन हो गया साफ़, व्लॉग हो गया ख़त्म। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।